नमस्ते राजीव जी। हाँ, आई होप यू आर डूइंग वेल। कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा बैकग्राउंड MBA फाइनेंस और मार्केटिंग का रहा है और मैंने बाद में लॉ भी किया है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं कई कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। मैं एक स्टार्टअप मोटर हूँ और उसके बाद मैं कुछ MNCs में कंट्री हेड भी रहा हूँ। मेरे कुछ पर्टिकुलर काम के वजह से मैं 2012 में नागपुर आया और बाद में मैं यहाँ पे सेटल हुआ। मैं ब्लूमडेल में 2017 में आया, जिस समय में मैंने यहाँ पे फ्लैट बुकिंग किया। मुझे 2020 में पोजीशन मिला। तो इस तरीके से मेरा नागपुर का 6-8 साल रहा है। तो ओके, गुड। तो आप इस कमिटी में हो, राइट? आप इस कमिटी में कैसे आए? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? कैसे स्टार्ट हुआ ये? महिंद्रा ब्लूमडेल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फॉर्मेशन बिल्डर ने मिड 2018 में किया था। उसके बाद इसकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग की गई अराउंड जनवरी 2019 और इसके बाद एक कमेटी का नॉमिनेशन हुआ। इट वाज मोर बाय पार्टिसिपेशन प्रोसेस, नॉट बाय इलेक्शन और सिलेक्शन। जिन लोगों ने उस समय वॉलंटियर किया उस AGM में, उन लोगों को मिला करके एक कमेटी बनी। वो कमेटी पहले 19 लोगों की बनी थी, पर बाद में कुछ लोग डिस्क्वालीफाई होने की वजह से वो कमेटी रिड्यूस होकर फिर 14 और 15 मेंबर्स की रह गई। मैं भी उसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था और वो एक दौर था जिस समय पे बहुत सारे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे थे यहाँ पे। तो हम कुछ लोग थे जो पैरेलली उस समय महिंद्रा से नेगोशिएट कर रहे थे। उन लोगों ने भी सोचा कि हम जो लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग, मैं था और भी कुछ लोग थे हमारे साथ में, वो लोग इस कमेटी में जरूर रहे। ओके। इस वजह से मेरा इस कमेटी के साथ में जुड़ना हुआ। ओके। एज फार एज आई नो, आपने जब स्टार्ट किया था आप ट्रेजरर बने थे, फिर आप निकल गए शायद और फिर आप वापस आए। क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड? मेरा ट्रेजरर बनना एक मेरे बैकग्राउंड के वजह से भी था और चूँकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड भी रहा है मेरे क्वालिफिकेशन की वजह से, तो एक नेचुरल चॉइस उस समय था। मैं उस समय यहाँ नहीं रहता था, बट आई यूज्ड टू कम टू दिस प्लेस ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेटिव डे। मेरा ट्रेजरर बनने के इमीडिएट बाद मैंने सबसे पहले अपने लिए कुछ विजन सेट किए, जिसमें सबसे पहले, चूँकि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी, तो इसके जो नॉर्म्स हैं और जो रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से प्रोसीजर्स सेट करना बहुत ज़रूरी था। अकाउंटिंग सिस्टम को सेट करना, कंप्लायंसेस को सेट करना और ये सारी चीज़ों को ले डाउन करना एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। उससे भी बड़ा एक मिशन मेरे पास था, जो कि बिल्डर के पास में काफ़ी सारा पैसा जाता था ओनर्स का, क्योंकि बिल्डर ने 2015 से लेकर के 2019 तक, उस दिन तक जब ये कमेटी बनी और उसके आगे भी थोड़े समय तक बिल्डर ही इस प्रीमाइसेस का मेंटेनेंस करता था। तो लोगों का ये मानना था कि बिल्डर के पास में काफ़ी पैसा सरप्लस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं थी। इसके अलावा जब कमेटी बन गई थी तो उस समय पे काम तो सारा कमेटी के पास आ गया था, लेकिन पैसा सारा बिल्डर के पास था। मेरा शुरू से ये मानना था कि वी शुड नॉट बेग मनी फ्रॉम द बिल्डर। इफ इट इज़ आवर मनी, वी शुड बी एबल टू रिकनसाइल इट एंड वी हैव टू गेट इट फ्रॉम द बिल्डर। और जब तक ये प्रोसेस हो, क्योंकि ये 5-7 साल का ऑडिट का प्रोसेस था, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो और फाइनली हमें ये पैसा मिले, तब तक हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने। क्योंकि कोई भी नेगोशिएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों पार्टी एट पार हो, तभी ये नेगोशिएशन संभव होता है। अदरवाइज आर्म ट्विस्टिंग बहुत इजी हो जाता है, नेगोशिएशन अदर पार्टी के लिए बहुत इजी हो जाता है, जिसका अपर हैंड रहता है, जिसके पास पैसा रहता है। तो ये बात मैं रिपीटेडली कमेटी में बोलता रहा कि हम लोगों को बिलिंग करना चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 और हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कभी नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे बिल्डर्स से। ओके। और फिर आप अब चले गए। आई थिंक यू रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट फॉर सम रीजन, देन अगेन यू केम बैक। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? आप चले क्यों गए थे? यस, मैंने जैसे बताया कि मेरा मिशन था कि हम लोग बिल्डर से नेगोशिएट करें, ना कि उनके सामने हाथ फैलाएं हर छोटी चीज़ के लिए।
इसके लिए एक मैंने ऑडिट प्रोसेस शुरू किया था जो 2015 से लेके 2020 तक या 19 तक, उस समय तक बिल्डर ने जितना भी पैसा कलेक्ट किया और उसको जो खर्च किया उसका पूरा हिसाब एक बार चेक करना, रिकंस्ट्रक्ट करना उसको, और उसमें देखना कि इन लोगों का सही में कितना पैसा खर्च हुआ है, और ना कि इस बात पे विश्वास कर लेना कि बिल्डर जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देता है वो उसको सच मान करके हम आगे निकल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने वो एक ऑडिट का प्रोसेस सेट किया था। एक ऑडिटर भी अपॉइंट हुए थे, इंटरनल ऑडिटर। उस ऑडिटर ने काम भी शुरू कर दिया था। टू माय सरप्राइज ऑल ऑफ ए सडन इस ऑडिट प्रोसेस को कमेटी ने बंद कर दिया। आपके नोटिस के बिना, आपको मुझे मालूम मेरी जानकारी के बाहर। अच्छा, और ओके। एब्रप्टली से बंद किया गया। मेरे ख्याल से दिवाली के 2-3 दिन पहले एक छोटी सी मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग महिंद्रा के साथ में हमारे ऑफिस बेयरर्स का हुआ था। उसके अंदर में इसका डिस्क्लोजर हुआ था कि इसको बंद कर दिया जाए। तो उससे मुझे आई वॉज नॉट अलाइन विद दैट डिसीजन एंड आई वांटेड टू गेट डीप इनसाइड द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटिंग फिगर्स ऑफ महिंद्रा ब्लूमडेल। तो वो मेरा मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं उसको नहीं कर सकता था। एंड आई कुड फोरसी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइसिस, जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस, जिस तरीके से डिसीजंस कमेटी में हो रहे हैं। ओके। So that was the major reason I wanted to resign. Okay. I never wanted to be part of that decision making. ओके, आई अंडरस्टैंड। फिर आप वापस आए, राइट? वापस आने के बाद आपने कुछ मुहिम, मतलब आपने कुछ टारगेट्स बनाए अपने लिए कि अभी ये करना है। क्या थे वो टारगेट्स? मेरे वापस आने का भी एक रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने जो नवंबर 2019 में सोचा था, उसके लिए मुझे ऐसा, मेरा ये इंटरनल फीलिंग था, मैंने अपने क्लोज सर्कल में इसके बारे में बात भी की थी कि कमेटी जिस तरीके से पॉलिसीज के ऊपर में डिसीजन ले रही है, ये कमेटी में बहुत जल्द कोई क्राइसिस हिट करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट मेरे एस्टिमेशन से 2 महीने पहले ही हुआ। 22 जनवरी 2020 स्टाफ के सैलरीज बंद हो गए, मार्केट में ह्यूज डेट्स हो गए, आउटस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। ये कंडीशन था कि पूरे नागपुर मार्केट में इवन जो बाज़ार में जो सप्लायर्स, छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं, उनको भी ये पता चल गया कि महिंद्रा ब्लूमडेल में बहुत बड़ा क्राइसिस है, और इसके वजह से वो कोई भी चीज़ क्रेडिट पे नहीं देते थे। हमारे सिक्योरिटी एजेंसी, हाउसकीपिंग एजेंसीज, उन्होंने 3-4 महीने तक बहुत मुश्किल से इसको खींचा, और उसके बाद में ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, और उस समय पे इस क्राइसिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कमेटी में कोई नहीं था। तो मैं और मिस्टर वैभव शिंपी, जो पहले से इस कमेटी में थे, हम लोगों ने इसको एज ए चैलेंज लिया, और कई रेसिडेंट्स जो है इस चैलेंज को हमारा साथ देने के लिए वो हमारे साथ में आए। उसमें फॉर्चुनेटली देयर वर फाइनेंस एक्सपर्ट्स, जो लोग हमारे साथ में हैं, देयर वर लीगल एक्सपर्ट्स, और एग्जिस्टिंग कमेटी के मेजॉरिटी मेंबर्स जो कमेटी में तो थे, पर वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से वो खुश नहीं थे, वो भी हमारे साथ आए। तो फिर हम सब ने मिल करके अलग अलग टीम बनाई, और हम लोग जो है इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस में हम लोग लग गए। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपने स्टार्ट किया, एंड व्हाट यू थिंक हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज, और आपने वो कौन सा एक अचीवमेंट जो आप डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहोगे? सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि हमने जो 2019 में फोर्सी किया था कि बिल्डर के पास पैसा है, और जितना वो बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है, ये चीज़ सच साबित हुआ। हम लोगों ने मोर देन 500 आवर्स सिर्फ नेगोशिएशन में लगाए, ऑडिटर्स के साथ में और बिल्डर के साथ में, और नेगोशिएशंस में लगाए। कई ऐसे इंफॉर्मेशन हमने बिल्डर से प्राप्त किए जो आमतौर पे मिलना मुश्किल होता था। उसके बाद हमने बिल्डर का सैप डेटा को एनालिसिस किया और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। जब इन सब चीज़ों को लेकर के हमने नेगोशिएट किया, तो पता चला कि जो डील 60 लाख में क्लोज कर दिया गया था, उसमें ओनली बैंक ट्रांसफर में जो पैसा आज हमको रिसीव हुआ है बिल्डर से ऑन डिफरेंट अकाउंट्स, दैट इज मोर देन 2 crores। वाओ, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। वाओ। अगर उस समय ये क्लोज हो गया होता, तो आज सोसाइटी को 1.4 crores का तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में लॉस होता। अभी मैं डेटर्स नहीं पकड़ रहा हूँ, जो डेटर्स हमने लेके एडजस्ट किया है वो करीब 45 लाख का और है।
तो इसीलिए ये इतना बड़ा लॉस होता अगर हमने उस समय इसको क्लोज कर दिया होता। और इसके वजह से ये मैं मानता हूँ कि ये जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था पूरे सिस्टम का, वो अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट था और हम लोग उसमें सक्सेसफुल हुए। इसके अलावा हमारा इमेज जो हमारे बाज़ार में था वो बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको उधार नहीं मिलती थी और विदाउट क्रेडिट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। शुरू के दिनों में एजेंसीज ने हमारा साथ दिया, उन लोगों ने उनको हमने समझाया कि हम थोड़े टाइम पे इसकी रिकवरी कर लेंगे, उन्होंने हम पे भरोसा किया। और नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में हम लोगों ने कंप्लायंस और एजेंसीज के जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट थे 50-55 लाख का, वो हमने धीरे धीरे सबको पे कर दिया और वो रेगुलराइज हो गया, रेगुलर ट्रांजैक्शन में आ गया। इसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूशन एक सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ ओनर्स का भी करूँगा, जिन लोगों ने उस समय हम पे भरोसा करके हमने जो बिल रेस किए उसके उन्होंने पेमेंट करे, उससे सोसाइटी में पैसे आए, सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट हुआ और हमें बिल्डर से नेगोशिएट करने के लिए करेज मिला, क्योंकि तब हम बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। कुछ ओनर्स ने तो ऐसा किया है कि उन लोगों ने सरप्लस अमाउंट अकाउंट में डाल दिए ताकि हमें कहीं पैसे की दिक्कत ना हो। तो वो एक मेजर रीज़न था कि हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिला, हम लोग आगे बढ़े और हमने नेगोशिएट किया। हमें थोड़ा समय लगा क्योंकि बीच में बहुत सारा पीरियड कोविड में भी गया है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सब लोगों को एक जगह लाना, एक टेबल पे लाना और उनके साथ में नेगोशिएट करना, ये बहुत मुश्किल काम था। हमारे टीम में से कई लोग कोविड से इफेक्टेड हुए और कई महीने हमारे उसमें भी चले गए। वेरी नाइस। एक बात बताइए, तो अभी स्टार्टिंग में डेट थे बहुत सारे, हाउ आर वी पोजीशन राइट नाउ? आपने 2 CR की बात करी। आज के डेट में मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी, जो ब्लूमडेल सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी है, आई एम श्योर दैट हैज आल्सो इंक्रीज मल्टीफोल्ड। तो आज के डेट में आप कैसा फील करते हो एज फार एज द सोसाइटी फंड और द सोसाइटी का जो इमेज है, आपको क्या लगता है, हाउ इज इट राइट नाउ टुडे? सोसाइटी की इमेज के बारे में मैं आपको ऐसे बात बताऊंगा कि जो इन्वेस्टर सर्कल है, बिजनेस सर्कल है यहाँ पे, उसमें से कई लोग हमारे वेंडर्स भी हैं। तो सोसाइटी का इमेज ऐसे बदला है कि वो लोग अब पूछते हैं कि हमें वहाँ पे रो हाउस या डुप्लेक्स हाउस या फ्लैट लेना है, क्या मार्केट रेट चल रहा है, उसके बारे में बहुत नाम है। नंबर 2, हमारे यहाँ पे जितने भी परचेजेस होते हैं, ये परचेजेस सारे क्रेडिट पे होते हैं और 15 to 45 डेज तक का क्रेडिट हम लोग आज एंजॉय करते हैं। वो एक गुडविल में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है पिछले 1-1.5 साल में ब्लूमडेल का। तो इसका असर सिर्फ कॉस्ट पे नहीं पड़ता, इसका असर प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में भी पड़ता है, क्योंकि जो हमारा वेंडर है वो एक ओपिनियन मेकर भी है और वो एक इन्वेस्टर भी है। अच्छा, ओके, दैट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दे आर नाउ मोर ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट इन ब्लूमडेल और उनका जो वो जब मार्केट में इसकी बात करते हैं तो ब्रांड इमेज में ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट होता है और इसका बेनिफिट जो है सभी इन्वेस्टर्स, रेसिडेंट्स, सभी को मिलेगा।